नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म GNU एकेडमी पर। तो साथियों, आज हमारा जो साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 रहने वाला है, जो कि ग्रुप डी रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 पर बात करेंगे। और कल हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हुआ था, उसमें हम लेके आए थे आपके लिए बहुत ही बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए थे। और आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 रहने वाला है। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा नाम, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, बस और सीधा बिना टाइम वेस्ट किए सीधा क्वेश्चनों पर चलता हूँ और फिर क्वेश्चन को देखता हूँ और उनको सॉल्व करता हूँ। लिखा है ग्रुप RRB ग्रुप डी टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे हुए हैं मैंने। ठीक है, तो नंबर सबसे पहले क्वेश्चन पर मैं बात करूँगा। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए, पढ़िएगा और इसका आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, लिखा है एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था से चलना आरंभ करती है। यह 2 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त कर लेती है। इसका त्वरण क्या होगा? यानी कि एक वस्तु है, वो अपनी एक अवस्था से चलना प्रारंभ करती है। यह 2 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त कर लेती है। तो इसका क्या पूछा गया आपसे? त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन आपसे क्या करा गया? पूछा गया। एक्सीलरेशन बताइए। अब एक फॉर्मूला होता है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी। v क्या है इसमें प्रारंभिक वेग है, माइनस u क्या है, ये अंतिम वेग, और t क्या है, इसमें टाइम दिया गया है। तो वेग, प्रारंभिक वेग आपको 5 दिया गया है और माइनस u अंतिम वेग आपको दिया नहीं गया है, तो इसको क्या मान लेंगे? 0 मान लेंगे। ठीक है, और टाइम आपको दिया गया है 2 सेकंड। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आपका आंसर ये निकल के आएगा 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब इधर चलते हैं, इस ऑप्शन में देखिएगा 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कौन सा ऑप्शन है आपका। ठीक है, तो इसमें 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर ए, 2.5 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका? सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है, एक 10 kg की वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिमान है। वस्तु की गतिज ऊर्जा होगी, यानी कि आपको काइनेटिक एनर्जी पूछी है। कोई वस्तु है, वो 10 kg की वस्तु है और कितने की गति से गतिमान है? 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से क्या है, वो गतिमान है। तो हमने सबसे पहले ये देखना है इसमें कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, यानी कि KE बराबर आपका होता है 1/2 mv स्क्वायर, यानी कि ये आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसमें आपको मास यानी कि m की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 10 kg। कितनी दे रखी है? 10 kg। ठीक, उसके बाद वेलोसिटी आपको कितनी दे रखी है? 5। मास आपको 10 kg दे रखा है, वेलोसिटी आपको 5 दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू में क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। KE इक्वल्स टू 1/2, m की वैल्यू 10 हो जाएगी और v की वैल्यू 5 हो जाएगी। यहाँ 5 पे क्या लगा देंगे? हम स्क्वायर लगा देंगे। तो ये 2 से कितनी 5 बार कट जाएगा, और 5 का स्क्वायर कितना होगा? 5 × 25। जब 5 × 25 जब हम करेंगे तो आपका आंसर निकल आएगा 125 और 125 जूल। अब आपका ये आंसर हो जाएगा, यानी कि 125 जूल आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अब ऑप्शन देखिएगा कि 125 जूल आपका कहाँ दिया गया है। 125 जूल, यानी कि आप ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर।
आइयो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल स्थायी ऊतक नहीं है। इनमें से आपको बताना है इनमें से कौन सा एक सरल स्थायी ऊतक नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं 4। ऑप्शन नंबर ए आपको दिया है कॉलिनकाइमा, दूसरा है जाइलम, तीसरा है शीर्ष स्थल विज्योतक, चौथा है कैबियम। तो इनमें से आप बताइए इनमें से कौन एक सरल स्थायी ऊतक नहीं है, आपको ये पूछा गया है। ठीक है, तो इनमें से जो ऑप्शन नंबर बी है ये आपका कैसा है, सरल स्थायी ऊतक नहीं है, यानी कि जाइलम जो है वो आपका स्थायी ऊतक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट है कि टंगस्टन का गलनांक, यानी कि जो टंगस्टन होता है, जो आपके बल्ब के अंदर जो तार पाया जाता है टंगस्टन का होता है वो, तो उसका जो गलनांक कितना होता है, यानी कि वो कितने डिग्री टेम्परेचर पर क्या होगा, गलना चालू यानी प्रारंभ हो जाएगा। तो टंगस्टन की यहाँ बात की गई है, तो टंगस्टन की हम बात करेंगे कि टंगस्टन का गलनांक कितना होता है। ठीक है, तो देखिए भाई, टंगस्टन का जो गलनांक होता है वो होता है 3380 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो टंगस्टन का गलनांक है वो होगा आपका 3380 डिग्री सेल्सियस। इतने डिग्री सेल्सियस पर जो टंगस्टन का तार होता है, मान लीजिए ये आपका कोई बल्ब लगा हुआ है, बल्ब में जो अंदर टंगस्टन का ये तार यहाँ लगा होता है एलिमेंट, ये आपका टंगस्टन का तार है। ठीक है, ये आपका कितने डिग्री सेल्सियस पर गलना स्टार्ट हो जाता है, 3380 डिग्री सेल्सियस पर गलना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चन कल भी आपने प्रैक्टिस सेट में देखे थे, वो भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। और ये जो आज का प्रैक्टिस सेट रखा है इसमें भी मैं आपके लिए बहुत ही एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट आपका लिखा है, वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफड़ों अथवा फेफड़ों द्वारा होता है, यानी कि किस वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफड़ों अथवा फेफड़ों के द्वारा होता है, ये पूछा गया आपसे। ठीक है, बताइए किस वर्ग के प्राणियों में श्वसन और गलफड़ों अथवा फेफड़ों के द्वारा होता है, बताइए। तो इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए, मत्स्य, उभयचर, पक्षी या सरीसृप। इसमें से कौन से जो प्राणी हैं जिनका श्वसन गलफड़ों अथवा फेफड़ों के द्वारा होता है। तो इनमें से देखिएगा, जो आपका उभयचर है, जो आपके उभयचर प्राणी हैं, उभयचर, इनका जो श्वसन गलफड़ों और फेफड़ों के द्वारा होता है। किनके द्वारा होता है, गलफड़ों और फेफड़ों के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है आपका, अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता है, यानी कि अमोनिया में नाइट्रोजन की कितनी संयोजकता होती है, ये पूछा गया आपसे। ठीक है, तो देखिए अमोनिया में जो नाइट्रोजन की संयोजकता है वो पूछा गया, तो उसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है 2, पहला 2 है, दूसरा 1, तीसरा 4, चौथा 5। इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि इनमें से कौन सी अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता है, यानी कि वैलेंसी पूछी गई है आपसे। तो इनमें से जो ऑप्शन नंबर आपका 3 है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 है जो आपका, वो कैसा हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर होगा कि अमोनिया में नाइट्रोजन की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है दोस्तों, वो 3 होती है। कितनी होती है, 3 होती है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है। आपसे ये पूछा गया है जो 1 किलोवाट आवर होता है वो किसके बराबर होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, यानी 3.6 इंटू 10⁸ जूल, 3.6 इंटू 10⁹ जूल, 3.6 इंटू 10⁶ जूल, 3.6 इंटू 10⁶ जूल।
चार ऑप्शन बिल्कुल भी मिलते जुलते चारों ऑप्शन हैं। चारों ऑप्शन को देखिए और सही से एक सटीक आंसर दीजिए और सही जवाब दीजिए, ठीक है। चलिए कोशिश कीजिए। तो देखिए इनमें 1 किलोवाट आवर जो होता है दोस्तों, वो आपका होता है यानी कि 3.6 इंटू 10⁻9 जूल। 3.6 इंटू 10⁻9 जूल। शायद आपका ऑप्शन ये जो मैंने बता रहा हूँ, ये ऑप्शन आपका कैसा है, गलत है। यानी कि जो आपका 1 किलोवाट आवर होता है वो आपका होता है 3.6 10⁻6 जूल के बराबर होता है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 विल बी द कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि आपका 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है, 3.6 10⁻6 जूल के बराबर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 7 तो अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है, एक बार अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा और आंसर करने की कोशिश करें। लिखा है फूल के नर प्रजनन भागों को कहा जाता है। आपसे ये पूछा गया कि फूल के नर प्रजनन भागों को क्या कहा जाता है, ठीक है। बताइए कि फूल के नर प्रजनन भागों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन आपके लिखे हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका है बाहादल पुंज, बादल, या फिर पुंकेसर या अंडक। इन चार ऑप्शन में से बताइए कि फूल के नर प्रजनन भाग को क्या कहा जाता है इनमें से। तो देखिए दोस्तों, फूल के नर प्रजनन भाग को इनमें से पुंकेसर कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, पुंकेसर। फूल के नर प्रजनन भाग को क्या कहा जाता है, पुंकेसर कहा जाता है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर बात करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 पे बात करूँगा कि 9 क्वेश्चन में लिखा है जब मेंडलीव ने अपना काम शुरू किया था। यानी कि जो मेंडलीव नाम के हमारे जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने आवर्त सारणी बनाई है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव ने अपना काम शुरू किया था तब कितने तत्व थे। यानी कि ये पूछा गया जब मेंडलीव ने जिस टाइम पर आवर्त सारणी बनाई थी तब कितने एलिमेंट पाए गए थे, ये पूछा गया आपसे। तो देखो दोस्तों, जब मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाई थी तो उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 65, 63, 64 और 66। इनमें से देखो दोस्तों, आपको जब मेंडलीव ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पर काम करना शुरू किया था तब मेंडलीव को सिर्फ 63 एलिमेंट प्राप्त हुए थे, जितने की यानी कि इतने ही एलिमेंटों की ज्ञात हुई थी कि कितने एलिमेंट हैं, 63 एलिमेंट थे उस टाइम में जब मेंडलीव ने अपना काम स्टार्ट किया था, शुरू किया था तत्वों पर, ठीक है। तो यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा है, यानी क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोपेनॉल में कार्यात्मक समूह है। इसमें से ये पूछा गया है कि कौन सा प्रोपेनॉल में कार्यात्मक समूह है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन या एल्डिहाइड। 4 में से बताना है कि इनमें से कौन सा प्रोपेनॉन में कार्यात्मक समूह है। तो देखो दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर आपको तीसरा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3, जिसमें लिखा है कीटोन। जो कीटोन है आपका, यही कैसा है, यही कार्यात्मक समूह है। जो कीटोन है यही आपका कैसा है, कार्यात्मक समूह है, ठीक है। प्रोपेनॉन में कार्यात्मक समूह कौन है आपका, कीटोन है, कीटोन, ठीक है। नेक्स्ट फिर बात कर लूँगा, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 11 पे बात करने वाला हूँ कि क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि आपसे बताया गया है कि 25 डिग्री अगर टेम्परेचर हो सेल्सियस पर, हवा में ध्वनि की गति होती है। आपसे ये पूछा गया अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो, यानी कि अगर टेम्परेचर आपका 25 डिग्री सेल्सियस हो तो वायु में
ध्वनि की गति क्या होगी, ये पूछा गया आपसे। तो कोई दिक्कत नहीं है, जब आपका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है तो आपकी वायु में ध्वनि की गति कितनी होती है दोस्तों, बताइए एक बार। वायु में ध्वनि की गति कितनी होती है जब आपका टेम्परेचर कितना हो, 25 डिग्री सेल्सियस हो, तो वायु में ध्वनि की गति होती है दोस्तों 346 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से क्या होती है, ध्वनि चलती है। जब आपकी टेम्परेचर कितना हो, 25 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर होगा, तब आपकी वायु में ध्वनि की गति कितनी होगी, 346 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 11 पर, वो सॉरी 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 पर हम बात करेंगे। 12 क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है मिश्र धातु में टिन होता है। अब मिश्र धातु में टिन क्या होता है, ये पूछा है आपसे। मिश्र धातु में टिन सोल्डर होता है, पीतल होता है, स्टील या फिर एल्यूमिनियम। इन 4 ऑप्शनों में से आपको बताना है कि मिश्र धातु में टिन क्या होता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि मिश्र धातु में जो टिन होता है वो आपका क्या कहलाता है, सोल्डर कहलाता है। मिश्र धातु में टिन क्या होता है, वो आपका सोल्डर कहलाता है, सोल्डर। ठीक है, तो सोल्डर आपका क्या हो जाएगा, मिश्र धातु में टिन कहलाएगा, टिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पर बात करेंगे हम। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 आपका लिखा है निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन से अधिक विविधता की उत्पत्ति होती है। इनमें से 4 में से बताइए किस प्रकार के प्रजनन से अधिक विविधता की क्या हो, उत्पत्ति हो। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए लिखा है अलैंगिक, दूसरा ऑप्शन लिखा है पुनर्जनन, तीसरा है लैंगिक, चौथा है दिखंडन। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से बताइए इनमें से कौन सा है जो प्रजनन से अधिक विविधता की उत्पत्ति होती है। तो इनमें से देखिए दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर आपका जो है, ऑप्शन नंबर आपका जो 3 है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। उसकी प्रजनन से अधिक विविधता की उत्पत्ति लैंगिक से होती है। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छी तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि ये एग्ज़ाम की दृष्टि से आप लेवल देख के चलें कि कितने ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, और आपकी जो प्रैक्टिस सेट चलाई गई है डेली की डेली आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की आपको डेली प्रैक्टिस कराई जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 14 पर बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी गुरुत्वीय स्थिरांक g की एक इकाई है। यानी कि गुरुत्वीय स्थिरांक यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू, आप ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट पूछी है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कैपिटल जी की यूनिट क्या है। ठीक है, तो इनमें से देखिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो यूनिट है वो आपकी हो जाएगी, ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा है कि न्यूटन मीटर अपॉन केजी, न्यूटन मीटर अपॉन केजी। उसके बाद लिखा है न्यूटन केजी स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर। तीसरा है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। चौथा है सेकंड मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। तो इनमें से 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बहुत ही कन्फ्यूज़न करने वाले ऑप्शन हैं, इनको ध्यान से समझें तभी आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शन का यानी कि सही आंसर को टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो इनमें सबसे पहले आपको ये समझना होगा, सबसे पहले तो चलो आपको आंसर बता देता हूँ कि आंसर इसका कौन सा सही है। इसका जो आंसर नंबर 3 है जो क्या है आपका बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर कैसा आपका विल बी द राइट आंसर, यानी कि ये आपका सही जवाब है। अब सर ये सही जवाब तो है, लेकिन ये चीज़ हाँ, ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, देखिए फॉर्मूला होता है कि
एफ मल्टीप्लाई आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2, ये आपका क्या हो गया फॉर्मूला होता है। अब आपको पता है फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन, और यानी कि आर यानी रेडियस की यूनिट क्या होगी ये मीटर स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा तो हमने क्या लगा दिया स्क्वायर। अब नीचे आ जाइए, नीचे जो m1 यानी कि ये मास, पहला मास है बॉडी का, ये क्या है ये तो पहला हो गया, और इधर आपका क्या हो गया ये दूसरा मास हो गया। अब दोनों मास का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो m का क्या हो जाएगा, यानी कि मास की यूनिट क्या होती है kg, तो नीचे क्या हो जाएगी आपकी kg स्क्वायर। ऐसे हमने क्या की यूनिट का पता लगा लिया, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर क्या हो गई आपकी गुरुत्वीय स्थिरांक g की इकाई हो गई। ठीक है, आशा करता हूँ ये भी आपको सही से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14 तो हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 15 आप इधर, क्वेश्चन नंबर 15 आपके बिल्कुल स्क्रीन पर आ चुका है, एक बार पढ़ें और इसके आंसर करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है, इनमें से कौन सी एक अधातु है जो तरल अवस्था में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 हीलियम, ऑप्शन नंबर ए लिखा है हीलियम, 2 ब्रोमीन, तीसरा कैल्शियम, चौथा पारा। यानी कि इनमें से कौन सी एक धातु है जो कैसी पाई जाती है, कैसी पाई जाती है दोस्तों, यानी कि तरल अवस्था में पाई जाती है, यानी लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। ठीक है, तो इनमें से जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर बी है जो आपका ब्रोमीन, ये आपका कैसी है, ये जो धातु है ब्रोमीन ये हमेशा आपकी लिक्विड फॉर्म में ही पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया सही जवाब हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पर बात करते हैं। 16 क्वेश्चन नंबर लिखा है हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है। ये आपसे पूछा गया कि जब हाइड्रोकार्बन को हम क्या कर सकते हैं जला दें, यानी कि पूर्ण दहन कर दें, तो इन 4 ऑप्शनों में से क्या प्राप्त होगा आपको, ये पूछा है आपसे। ठीक है, तो जब हाइड्रोकार्बन को हम पूर्ण रूप से दहन कर देते हैं तो हमें क्या क्या प्राप्त होता है दोस्तों, तो हमें प्राप्त होता है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और क्या प्राप्त होता है दोस्तों जल। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, जब हम क्या कर सकते हैं हाइड्रोकार्बन को पूर्ण दहन कर देंगे तो परिणाम स्वरूप हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल प्राप्त होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17 पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, अब क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभ को क्या कहा जाता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभ को क्या कहा जाता है। तो जब मेंडलीव साहब जो थे, मेंडलीव साहब ने आवर्त सारणी यानी कि आवर्त सारणी दी है, तो क्षैतिज स्तंभ को भी दोस्तों आवर्त ही कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा दोस्तों, क्या कहा जाएगा आवर्त ही कहा जाएगा। तो यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि जो मेंडलीव साहब थे उन्होंने आवर्त सारणी दी है, तो उसका क्षैतिज स्तंभ हो चाहे ऊर्ध्वाधर स्तंभ हो कुछ भी हो, लेकिन उसको क्या कहेंगे हम आवर्त ही कहेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 18 पर बात करूँगा। क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है, एक बार पढ़िए और कमेंट बॉक्स में आंसर करने की कोशिश करें। तो क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है। यानी कि कोई भी बॉल, जैसे मान लीजिए आपने कोई एक बॉल ली, यहाँ आप नीचे खड़े हैं, यहाँ से आपने बॉल ऊपर उछाली तो बॉल आपकी यहाँ तक पहुँच गई है। तो यहाँ से जब बॉल नीचे आएगी, ये बॉल नीचे की तरफ आएगी, तो उस यही पूछा गया कि कोई भी चीज़ मुक्त रूप से गिर रही है ऊपर से नीचे की तरफ, तो वो किस किस स्थिति में रहेगी, गतिज में रहेगी या फिर आराम में रहेगी
या कृत कार्य में रहेगी या भारीहीनता में रहेगी। देखिए कोई भी चीज़ जब ऊपर से फ्री फॉल गिरती है उसकी, तो वो कैसी हो जाती है, उसका भारहीन हो जाती है। वो कैसी हो जाती है दोस्तों, भारहीन हो जाती है, यानी कि उसमें वेटलेस हो जाती है वो वस्तु। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिरती है तो वो बिल्कुल कैसी हो जाती है, यानी कि वेटलेस हो जाती है। ठीक है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, चौथा बिल्कुल क्या है, सही जवाब है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पर बात करते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 19 लिखा है कि भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को कहा जाता है। यानी भ्रूण के लिए भोजन करने वाली जनन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, ये पूछा आपसे। बताइए, भ्रूण के लिए भोजन करने वाली जनन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है। ऑप्शन आपको 4 दिए गए हैं कि नर युग्मक, मादा युग्मक, जुगेमेट या समयुग्मक। इन 4 ऑप्शन में से बताइए क्या कहा जाता है, भ्रूण में भोजन संग्रहित जनन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, बताइए। ऑप्शनों को ध्यान से पढ़िए और कमेंट बॉक्स में आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो देखो, भ्रूण में जो भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, इन्हें कहा जाता है मादा युग्मक। इनको क्या कहा जाता है, मादा युग्मक कहा जाता है। जो भ्रूण में भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, मादा युग्मक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये भी बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पर लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, इसको एक बार पढ़ें और आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करने की कोशिश करें। ये आपका एज ए HW मान लीजिए, आपका ये हो गया होमवर्क क्वेश्चन का। आपको क्या करना है, ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना है। मैं भी बता दूंगा अभी, लेकिन फिर भी आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना है कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। ठीक है, चलिए एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित में से किसकी विद्युत प्रतिरोधकता सबसे कम है। यानी कि 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से बताने हैं कि इनमें से किसकी विद्युत प्रतिरोधकता कैसी है, सबसे कम है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, निकिल, लोहा, एल्यूमिनियम, सिल्वर। यानी कि चारों में तो आपको बताना है कि इन चारों में से किसकी विद्युत प्रतिरोधकता सबसे कम है। तो आपको जो ऑप्शन नंबर 4 दिखाई दे रहा है कि ऑप्शन नंबर 4 में लिखा है सिल्वर। ये जो सिल्वर है इसकी विद्युत प्रतिरोधकता कैसी है दोस्तों, इनकी सबसे कम विद्युत प्रतिरोधकता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर 4 यानी कि सिल्वर की विद्युत प्रतिरोधकता कैसी होती है, सबसे कम होती है। तो ये हमारे जो टॉप 20 क्वेश्चंस की जो सीरीज़ चल रही है साइंस की, तो यहाँ हम साइंस की टॉप 20 क्वेश्चनों की सीरीज़ में हम 20 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब आपको दोस्तों ये बताने हैं कि आपके आउट ऑफ, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना कि आउट ऑफ 20 कितने आए हैं, आप कितने सही कर पाए हैं। ठीक है, अपने मन से अगर आप आउट ऑफ 20 में से 50 to 80 कर पा रहे हैं तो आपका स्कोर कैसा, बिल्कुल सही है। यानी कि आप अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे हैं। अगर आप 52 डाउन यानी कि 15 से कम आप कर पा रहे हैं तो आप समझ जाना कि आपको साइंस में यानी कि और मेहनत करने की ज़रूरत है अभी, क्योंकि आपकी ग्रुप डी के एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट रूप से पूछे जाएंगे। अभी आप लोग देख लें, और जो आपके लिए क्वेश्चंस जो लेके आए हैं बहुत ही लेवल अच्छा खासा है इन क्वेश्चनों का। ठीक है, तो दोस्तों आज हमारा जो सेशन था एकदम प्रैक्टिस सेट था, जो दूसरा नंबर प्रैक्टिस सेट था, और जो पहला नंबर जो प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट है वो आपका कल हो चुका है। और हमारी अब डेली की क्लास RRB ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए साइंस की डेली क्लास आपको
हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक प्रोवाइड कराई जाएगी और आपको डेली ही प्रैक्टिस कराई जाएगी, जिससे आपकी तैयारी और भी मजबूत और अच्छी शानदार बेहतरीन हो सके। ठीक है, तो दोस्तों बस हम अपनी इस प्रैक्टिस सेट को पूरा कर चुके हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में। तो तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहेंगे। और हाँ, इस चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारी सभी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। जिससे और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और जो हम कंटेंट आप तक दे रहे हैं, आप तक जो प्रैक्टिस सेट करवाई है, वो आपको कैसी लगी है, उनमें से और हमें क्या सुधार करने की ज़रूरत और है। तो प्लीज़ हमें बताइए, जिससे कि हमें भी पता चले कि हमें और अपनी क्या सुधार करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। और प्लीज़ एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी सभी आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। तो ठीक है दोस्तों, सीखते रहिए, अपनी ज़िंदगी में उतारते रहिए। लव यू, जय हिंद, जय भारत।